हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपने HTML की सेकेंड विंडो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। आप लोगों को गूगल पर टाइप करना है W3 स्कूल HTML, ठीक है। देन सिंपली हमारे पास ये W3 स्कूल का HTML का ट्यूटोरियल आ जाएगा। आप लोगों को इस पे जाना है। ओके, ये इसे मैंने पहले ही ओपन करके रखा है। तो बेसिकली W3 स्कूल ने HTML को बनाया हुआ है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सीखेंगे, ठीक है। ये हमें थोड़ा इजी होगा समझने में। सबसे पहले तो मैं ये समझना कि एलिमेंट होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एस टैग और पी टैग। ओके, मैं एक बार यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ। एच मीन्स हेडिंग। ओके, तो एच टैग हो गया या पी टैग हो गया, और भी हमारे पास बहुत सारे टैग है लाइक बी आर टैग। तो ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट हैं। ओके, तो हम लोग समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं या उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने टैग नेम को स्टार्टिंग में लिखना होता है इस तरीके से, इस सिंबल के साथ। ओके, सेंटर में हमारे टैग का नेम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, सेंटर में हमारा टैग नेम। उसके बाद सेंटर में आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट्स मीन्स आप क्या चीज़ अपने ब्राउज़र पर दिखाना चाहते हैं या आप क्या चीज़ अपने वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और सिंपली इसे हम लोग लास्ट में क्लोज कर देते हैं अपने टैग नेम के साथ। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम काम किया है, ठीक है। तो एलिमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ओपन करते हैं हम लोग इस तरीके से और क्लोज इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने एलिमेंट्स देख लिया क्या है, इसे मैंने एक एलिमेंट दिखा दिया। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स जो भी चीज़, जो भी वैल्यू हम लोग अपने टैग, ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है हमारे टैग का। जैसे कि मेरा ये हेडिंग है, मैंने एक हेडिंग क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा हेडिंग आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा मैंने H1 टैग के अंदर लिखा था। अब इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ स्टाइल का, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लाइक मैंने कलर दे दिया रेड। तो आप ये देखिए, मेरा जो हेडिंग है अब वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने एट्रीब्यूट के साथ क्या दे दिया, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि IMG टैग का हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होता है, एक सोर्स होता है, एक ALT। हम लोग एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग की जितनी मर्जी उतनी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। नेम नाम का भी एट्रीब्यूट होता है, फिर टाइटल नाम का भी एट्रीब्यूट होता है, मतलब कि बहुत सारे हैं, वो हम लोग टाइम के साथ सीखेंगे। बट अभी मैं जितना बताऊँगा उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, बाकी चीज़ों पर अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। दो टॉपिक खत्म, इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है इसमें एक्चुअली। हेडिंग, तो हेडिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, बट एक बार मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो आपको वापस से बता देता हूँ। H126 हेडिंग आ गया ये मेरा, और स्पेस 1। तो हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। इनमें बस डिफरेंस यही होता है कि इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लाइक H1 हमारा सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा। सिंपल ये हमारा हेडिंग होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कंटेंट है उसकी एक हेडिंग दिखे, लाइक आपने यहाँ पर ये लिख दिया है, मैं इसी तरीके से एग्जांपल दिखा देता हूँ ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये अपना कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसकी हेडिंग क्या है, ये मैंने किस चीज़ के लिए डिफाइन किया है। तो ये मेरा एक है, ऊपर हेडिंग हो गया, आ गया, दिस इज़ द न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑफ लर्न ऑनलाइन। ओके, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, या सिंपल सा मैं एग्जांपल खुद दे देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर H1 टैग ले लिया HTML,
और यहाँ पर मैं उसका कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लाइक HTML का मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर अभी मेरा एक हेडिंग आ गया और दूसरा यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ कंटेंट उसके लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। आपको ये सारे कोड मैं आप प्रोवाइड कर दूँगा गिटहब पर। आप लोगों ने गिटहब पे अकाउंट बना लिया होगा, मैं ये आपको सारा का सारा कोड गिटहब पे मिल जाएगा, मैं उसे यूज़ करना सिखा दूँगा। ओके, अगला टॉपिक हमारा पी टैग। पी टैग यहाँ पर आप उसका फुल फॉर्म देख ही रहे होंगे, पी मीन्स पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। डेसिमल पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। सिंपली हमको पता चला कि अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वो हम लोग अपने पी टैग के अंदर लिखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर अपना पी टैग इस्तेमाल कर लिया और इसके अंदर अपना कंटेंट लिख लिया। इन सभी को एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, टॉपिक। आप क्या करिएगा कि इस कोड को कट करके डायरेक्ट इस HTML में पेस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा क्लीन रहेगा, क्योंकि अगर मैं अपना पुराना कोड भी इसी लेसन वाले फाइल में रखा रहूँ, उसके बाद टॉपिक को मैं कि ये जो पुराना कोड है उसको भी मैं अगर लेसन के अंदर लिखूँ और आगे के जो टैग बता रहा हूँ वो भी इसी के अंदर रखूँ, तो थोड़ा मैसी हो जाएगा और आपको भी कन्फ्यूज़न होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक दूसरी फाइल बना ली, उसके अंदर अपना सारा का सारा कोड पेस्ट कर दिया। तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ से कट कर लीजिएगा इस चीज़ को और यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको अनकमेंट भी कर देता हूँ। डायरेक्ट जब भी आप इसे पेस्ट करेंगे आपका कोड चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब Ctrl+X, डायरेक्ट आपको इसको कट करना है या कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, वो आपका कोड चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले टैग को देखते हैं। पी टैग था हमारा। पी टैग में हमने देखा था, हेलो भाई, पी टैग में हम लोग पैराग्राफ रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। हम लोग इसे नॉर्मल बिना पी टैग के भी लिख सकते थे, बट पी टैग में हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। बट उससे पहले हम लोग एक बार बिना पी टैग के लिख के देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, हमारा सेम वही आउटपुट आया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पी टैग का क्यों इस्तेमाल करते हैं। पी टैग का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक अब ये मेरे पी टैग के अंदर है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर जैसे कि मैंने दे दिया एक्वा, ठीक है, ये भी चल जाएगा। मैं इसका ये कलर दे दिया, ठीक है। बट सपोज़ अगर यहाँ पर मेरे पास पी टैग ही ना होता तो मैं इसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दे सकता हूँ, मतलब कि किस चीज़ में दूंगा, बॉडी में दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, लाइक यहाँ पर मेरा एक H1 टैग भी है जिसमें मैंने हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एट्रीब्यूट्स था मेरे स्टाइल का, अगर मैं उसमें यहाँ पर कलर दूंगा तो मेरा H1 टैग भी रेड कलर का हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि बस ये जो मेरा कंटेंट हो यही रेड कलर का हो, तो मुझे इसे एक पैराग्राफ या किसी एक एलिमेंट के अंदर बंद करना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। और पैराग्राफ को बंद करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, पी टैग है, ठीक है। हम लोग इसे एक एलिमेंट के अंदर इसलिए रैप कर दें ताकि हम लोग उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकें और स्पेसिफाई कर सकें कि ये क्या काम करता है, ये कंटेंट क्या काम करता है। तो ये कंटेंट मुझे पता नहीं चल रहा अभी क्या काम करता है, बट जब मैं इस पी टैग को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा हाँ इसके अंदर हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने भी टैग के नाम ऐसे दिए हैं ताकि हम लोग स्पेसिफाई कर सकें आराम से कि पी मीन्स पैराग्राफ, एच मीन्स हेडिंग, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं स्टाइल का। तो स्टाइल बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा ही रहा था। स्टाइल हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि, हाँ एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कुछ भी बोलिए आप,
तो जो कि क्या काम करता है कि हमारे HTML को थोड़ा सा डिज़ाइन दे देता है, ठीक है। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं आप लोगों ने पहले ही देख लिया। आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर स्टाइल लिखना है, फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी देनी है और एक वैल्यू देनी है। तो मैं इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ। लाइक आप इस टैग नेम को समझिए, ये आपका घर है, ठीक है। आपको अपने घर को क्या करना है, कुछ स्टाइल देना है, ठीक है। अब स्टाइल में वो पूछ रहा प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कि क्या करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं अपने घर की, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, या घर का थोड़ा डायरेक्शन चेंज कराना चाहते हैं, या कलर चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, पी टैग के साथ ही काम करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ से मैं कंटेंट कम कर देता हूँ, इसको यहाँ से एक्स किया, यहाँ पर अगला पेस्ट कर दिया मैंने। अब स्टाइल के लिए मैं इसको ही ले लेता हूँ, इस H1 को ही, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट क्या था, हमारे टैग का नाम था, टैग का नेम यहाँ पर H1 आ गया, स्पेस स्टाइल, ठीक है। या आप ये से ये समझिए ये हमारा घर है, ठीक है। उसके अंदर हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग में हम लोग अपने घर को हाइट दे सकते हैं, ठीक है, या विड्थ दे सकते हैं, या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम क्या चाहते हैं कि मेरे घर का जो कलर है वो चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया कलर, उसके बाद अपना कलर चूज़ कर लिया, मैंने एक्वा चूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं मेरा जो हेलो है वो एक्वा कलर में आ जाएगा, ओके। स्टाइल एट्रीब्यूट का ये काम होता है कि वो हमारे जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर के कंटेंट को थोड़ा सा डिज़ाइन कर दे देता है, ठीक है। किसी भी टाइप का डिज़ाइन हो सकता है, जो भी हम चाहें वो करवा सकते हैं इससे, ओके। तो हमारा स्टाइल का भी कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है। बेसिकली फॉर्मेटिंग हमारा हमारा टेक्स्ट इटैलिक में होगा, या बोल्ड होगा, या स्मॉल होगा, या लार्ज होगा, वही। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। बी टैग, वैसे तो आप इसे देख के ही समझ जाएंगे। बी टैग मीन्स अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अपने VS कोड में ना समझ आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक नॉर्मल पी टैग है और एक दूसरा पी टैग है, जिसमें मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, बी टैग को यूज़ किया हुआ है। और बी टैग के अंदर लिखा है दिस इज़ बोल्ड, तो यहाँ पर दिस इज़ बोल्ड मेरा थोड़ा डार्क आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे दिखाता हूँ, उनका थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने नेस्टेड एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। नॉर्मल ऐप में एक पी टैग ले लेता हूँ, कंटेंट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैं बी टैग की जगह, मतलब पी टैग की जगह बी टैग ले लेता हूँ। बोल्ड, चलिए आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर पी टैग में जो भी मैंने लिखा था वो नॉर्मल आया, बट जो मैंने बी टैग में लिखा हुआ है वो मेरा बोल्ड होके आया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने पी टैग के अंदर अपना बी टैग यूज़ किया हुआ है। तो एक बार मैं वो भी समझा देता हूँ वो उन्होंने क्यों किया हुआ है। सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ वासु, या किसी का भी नाम। तो ये रहा मेरा नॉर्मल टेक्स्ट, मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ वासु, ठीक है, हेलो दिस इज़ वासु। बट अब मैं चाहता हूँ ये जो वासु है या किसी का भी नाम हो वो थोड़ा बोल्ड हो गया है, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बी टैग यहाँ यूज़ करूँगा और यहाँ पे क्लोज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ कि एक एलिमेंट के अंदर मैं दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि एक पी टैग के अंदर मैं अपना बी टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। बी टैग कितने पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे बस अपने नेम को ही हाईलाइट करना था, तो मैंने अपने नेम को ही बी टैग से रैप कर दिया, मतलब बंद कर दिया।
मैं नहीं चाहता था कि हेलो दिस इज़ बोल्ड हो, मैं चाहता था कि बस ये नाम बोल्ड हो। तो मैंने क्या कर दिया, वासु को बी टैग से कवर कर दिया। तो अब देखते हैं मुझे क्या दिख रहेगा यहाँ पर। मेरा बाकी कंटेंट तो नॉर्मल दिख रहा है, बट जो मेरा नाम था वो बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड एलिमेंट मीन्स एक टैग के अंदर दूसरा टैग इस्तेमाल करना। ठीक है, हम लोग चाहें तो हम लोग 10-12 जितने चाहे उतने टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो बी टैग के अंदर भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं इस दिस टैग को भी अगर चाहूँ तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ दिस थोड़ा इटैलिक फॉर्म में हो जाए तो मैंने यहाँ पे आई टैग का इस्तेमाल कर लिया। तो अब देखिएगा यहाँ पर हेलो नॉर्मल है, दिस थोड़ा इटैलिक हो गया, इज़ नॉर्मल है, फिर वासु बोल्ड है। ठीक है, हम लोग जितने चाहे उतने टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी रिमूव करता हूँ अभी। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली क्या बोलता है, इसको भी वहीं दिखाता हूँ डायरेक्ट। हाँ, इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा सेम बी टैग की तरह होता है। अगर मैं यहाँ पर बी टैग ले लूँ और लिख दूँ आई एम, ठीक है, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। देखिए दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है मेरा। ठीक है, ये भी मेरा बोल्ड होके आ रहा है और ये भी बोल्ड होके आ रहा है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बोल्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी टैग इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों में सेम आउटपुट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम लोग अपने वेबसाइट में बी टैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक है, बट हम लोग जब अपनी वेबसाइट में स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देता है। लाइक वो हमारे वेबसाइट्स को बताता है या गूगल को बताता है कि ये जो टेक्स्ट है या ये जो कंटेंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है वॉच शॉप नियर मी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं, लाइक टॉप रेस्ट वॉचेस डीलर, फिर मेरे पास वॉच स्टोर नियर मी, सोनाटा, टाइटन वर्ल्ड। तो इनमें से सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आ रही है, सबसे ऊपर आ रही है मेरी जस्ट डायल की आ रही है। ठीक है, इसकी क्यों आ रही है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे ही टैग्स इस्तेमाल किए होंगे जो कि गूगल को बताते होंगे कि हाँ ये कंटेंट मेरे पास है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने यूज़र्स को दिखा सकते हैं। तो गूगल तो वही दिखाएगा ना वेबसाइट जो कि थोड़े से अच्छे हैं, जो वेबसाइट अच्छी हो, जो मेरे यूज़र्स की हेल्प करें। तो वो गूगल देखता है कि कौन से वेबसाइट के अंदर ऐसे टैग्स हैं। ये तो मेरा एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। कौन से वेबसाइट ने अच्छे अच्छे टैग्स का इस्तेमाल किया है, जिसने अच्छे अच्छे टैग्स का इस्तेमाल किया है वो गूगल को मिल जाता है आराम से, तो गूगल उसको सबसे ऊपर दिखाता है। इसको बोलते हैं एसईओ। ठीक है, एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि जो भी यूज़र सर्च करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन सी वेबसाइट में मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है उसको ऊपर दिखाया जाता है। तो इस टैग का, इन टैग्स का आप इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं, रैंकिंग में ला सकते हैं, ताकि वो दिख जाए यूज़र्स को। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आई टैग। आई टैग बेसिकली हमारे टेक्स्ट को इटैलिक करने में हेल्प करता है। इसको यहाँ रखा। आप इसे एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा या समझा दूंगा उस पर। यहाँ पर इटैलिक में लिख देता हूँ, इटैलिक। तो आई टैग मेरा क्या काम करता है, मेरे टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें कुछ खास समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा और कंटेंट लिख देता हूँ। तो ये देखिए, जो मेरा कंटेंट है वो इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया। कंटेंट मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, कई बार कंटेंट भी बोल देते हैं, कई बार डेटा भी बोल देते हैं, कुछ भी। ठीक है,
अगला टैग देते हैं EM टैग। EM टैग डिट्टो सेम होता है हमारे आई टैग की तरह, ये भी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, ये भी सेम है और ये भी सेम। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को नेक्स्ट लाइन पर ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरा आई टैग का था और ये मेरा EM टैग का था। काम करता हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ ना आई, और यहाँ पर लिख देता हूँ EM, आई EM। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई टैग बेसिकली हमारे पास कंटेंट को इटैलिक में कन्वर्ट करता है, और वहीं पर EM टैग हमारे टेक्स्ट को या कंटेंट को इटैलिक में कन्वर्ट करता है, प्लस ये उसे इम्पोर्टेंस देता है और गूगल को बताता है कि हाँ हमारे वेबसाइट में ये कंटेंट है, आप इसे हम अपने यूज़र्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गूगल के नज़र में ज़्यादा पड़ता है। BR टैग का मैंने यूज़ किया था, मैं उसे आपको बाद में यूज़ करना बता दूंगा या उसका वर्किंग बता दूंगा। वो बेसिकली लाइन ब्रेक करने में हेल्प करता है। लाइक अभी आप देख रहे थे कि मेरा एक कंटेंट इधर आ रहा था और दूसरा कंटेंट जस्ट उसके सामने आ रहा था, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग अपने BR टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला हमारे पास क्या रखा हुआ है, मार्क। ठीक है, तो मार्क बेसिकली अपने बुक्स में यूज़ किया होगा। लाइक आपके पास यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो दिस इज सो। ठीक है, लाइक ये आपके चैप्टर की एक हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें आप चाहते हैं कि ये आपको ये वर्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है और आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि आपकी इजीली इसके ऊपर नज़र पड़ जाए और अगर एग्ज़ाम से पहले आप बस इस टॉपिक को ही पढ़ के चले जाएँ। ठीक है, कई बार हम चाहते हैं कोई चीज़ हम लोग हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, अपने कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्क टैग का यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट किया, तो आप देखिए जो मेरा वासु वाला टेक्स्ट था अब ये हाईलाइट हो गया है। ओके, तो हमारे कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग अपने मार्क टैग का यूज़ करते हैं, और बेसिकली ये जो हेलो है इसे हमें P टैग के अंदर लिखना चाहिए, ताकि बस हाँ अगर मैं चाहता कि हेलो के ऊपर भी मुझे कुछ डिज़ाइन देना होता तो मैं उसे देख सकता था। थोड़ा मैं कि हम लोग कोड करें तो थोड़ा अच्छे तरीके से करें ताकि हम लोग की हैबिट बनी रहे आगे भी। आगे देखते हैं, स्मॉल बेसिकली हमारे टेक्स्ट को एक काम करता हूँ, मैं इन सभी को एक साथ ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सब बहुत बड़े टॉपिक नहीं कि इनके ऊपर इतना वो किया जाए। टेक्स्ट ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट को स्मॉल करने के काम में आता है, टेक्स्ट स्मॉल। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास होगा एक डेल टैग, एक सुब टैग और एक सब टैग। ये हमारा बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट था ये डिलीट हो गया है, मतलब कि ये जो कोई कंटेंट हमारे वेबसाइट में लिखा हुआ था वो अब डिलीट हो गया है या उसे अब रिमूव कर दिया गया है। सुपर, या आप इसे बोल सकते हैं पावर भी। हाँ ये स्मॉल ही ठीक है। आउटपुट देखते हैं, यहाँ पर मैं सब लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा। और इनसे भी क्या एक BR टैग दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं एक P टैग भी ले लेता हूँ, उसके अंदर नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, lorem 10। एक BR टैग यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। ठीक है, इसकी साइज़ और स्मॉल टैग की साइज़ में थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। ठीक है, मेरे नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले।
और डेल टैग क्या काम करता है, ये क्या करता है कि हमारे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन ले आता है, लाइन खींच देता है, ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि ये कंटेंट हमारे वेबसाइट में पहले था या हमारे आर्टिकल में पहले था, बट अब इसे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सपोज अपने वेबसाइट में पहले लिखा हुआ है, या मैं इसी का एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न ऑनलाइन, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं इस क्लास को कभी ऑफलाइन कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑफलाइन लिख दूँगा। तो क्या होगा, जो पहले मेरे वेबसाइट पर यूज़र्स आए होंगे उनको तो लगेगा कि यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ था, बट जो नए यूज़र्स हैं वो ऑफलाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अपने ऑफलाइन वाले, ये जो मेरा ऑनलाइन वाला टेक्स्ट है इसको मैं अपने डेल टैग के अंदर लिख दूँगा, ताकि ये जो मेरा ऑनलाइन वाला पार्ट है, एक मिनट, ये जो मेरा ऑनलाइन वाला टेक्स्ट है ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें। और यहाँ पर आप लिख दूंगा ऑफलाइन, ठीक है। अभी आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये बस बता रहा हूँ। इसने वही कर दिया, ठीक है यार, इसने टैग की तरह नहीं काम किया, बट कोई बात नहीं, मुझे लगा था ये टैग की तरह काम करेगा। तो ये जो मेरा ऑनलाइन वाला टैग है इसको मैं डेल टैग से रैप कर दूंगा अपने कोड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी ऑनलाइन के ऊपर, और उसकी जगह हमको आगे क्या दिखेगा, ऑफलाइन। तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि पहले यहाँ पे ऑनलाइन था बट अब ऑफलाइन नहीं रहा, अब यहाँ पर ऑफलाइन आ गया, ठीक है। मतलब कि पहले ऑनलाइन था अब ऑनलाइन नहीं रहा, अब ऑफलाइन आ गया है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। सुपर टैग क्या होता है, इसके लिए मुझे यहाँ पर एक कंटेंट लिखना पड़ेगा, हेलो, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा कंटेंट है या जो मेरा टेक्स्ट है ये नॉर्मली नीचे को है, ठीक है, बट जो भी चीज़ें मैंने सुपर टैग के अंदर लिखा हुआ है वो पावर की तरह चला गया है। लाइक यहाँ पर ये इस तरीके से समझ आएगा, 2 और 2 की पावर 4, ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। लाइक अगर हमें मैथ के कोई इक्वेशंस लिखने हो तो वो इसकी मदद से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोगों के पास इस सब टैग में भी होता है, सुपर से वो ऊपर चला जाता है और सब से वो नीचे आ जाता है। अब इसमें जैसे कि हम लोग देख लेते हैं CO2, ठीक है, हमारे जो 2 था वो नीचे आ गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन, जो मैं वहाँ पर बता रहा था वो डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन था अब ऑफलाइन हो गया है, ठीक है। ये इतना इनफ होगा, ज़्यादा कोड रखूँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ठीक है, परफेक्ट। इसको भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगले देख लेते हैं क्या है टैग हमारे पास। अब कोड्स के हम लोग ने ये तो देख लिया कि हम लोग अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। लाइक हम लोग जो भी अपना टेक्स्ट यूज़ करेंगे या जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग उसको हिन टैग या एलिमेंट्स की मदद से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हेडिंग्स होती हैं, लाइक हेडिंग का कोई पोएम का नाम ही हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं, लाइक बी गुड, या जो भी हम लोग कोटेशन अपने कॉपी की स्टार्टिंग में लिखते थे वही वही हो गया। कि उन कोटेशंस को लिखने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स बने हुए हैं, वो टैग्स यहाँ पर इन्होंने सिंपली यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, सीक्वेंस से इनको यूज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ पर पहले पेस्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक कोड्स, सबसे पहले तो इसका हम लोग वो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। कॉपी करता हूँ, ये आप लोगों को भी मिल जाएगा, ब्लॉक कोड्स।
ठीक है। ब्लॉक कोड्स क्या करता है बेसिकली, ये हमारे सेक्शन को जैसे कि हमारा कोई भी हेडिंग हमने लिखा हुआ है, लाइक मैं भी जाता हूँ, किस पे चला जाऊँ, विकीपीडिया पे चला जाता हूँ, विकीपीडिया वॉच, ठीक है, मैं विकीपीडिया पे आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लाइक मुझे कोई भी इनका कोट अच्छा लग गया, जैसे कि अ वॉच इज़ अ पोर्टेबल टाइम पीस, ठीक है, ये मुझे इनका कोट अच्छा लग गया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने टेक्स्ट में आऊँगा, या यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा ब्लॉक कोट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जो उनका कोट वहाँ पे था या जो उनका कंटेंट वहाँ पे था, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। बट ये कंटेंट तो मेरा नहीं है, और ना ही हो सकता अगर ये हेडिंग होती तो ये हेडिंग तो मेरी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दे दूँगा साइट, या और साइट में मैं बता दूँगा, ये रहा, साइट में बता दूंगा मैं कि ये जो कंटेंट है वो मैंने इस वेबसाइट से ली हुई है, ठीक है, इसका जो रेफरेंस है वो ये वेबसाइट है, ठीक है। तो गूगल भी देखेगा कि हाँ, अगर आपने बाहर का कोई कंटेंट इस्तेमाल किया है तो आपने उसका रेफरेंस भी दिया है कि हाँ, हमने इस वेबसाइट से इस कंटेंट को या इस टेक्स्ट को उठाया हुआ है, ओके। तो बेसिकली हमें कोई भी कोर्स लिखना होता है तो फिर हम लोग क्या करते, हमें कोई भी कोर्स लिखना होता है और उसे हमने बाहर से उठाया हुआ है, तो हम लोग ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम लोग अपने साइट का नाम बता देते हैं कि हमने इसे कौन से साइट से या वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो बस उस वेबसाइट का मैंने यहाँ पर लोकेशन डाल दिया, ठीक है, लोकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी आपने सर्च किया हुआ है वो ऊपर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ब्लॉक कोड्स के बाद देखते हैं क्यू टैग को। क्यू टैग बेसिकली नॉर्मल कोड्स के लिए होता है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, पहले से वो फॉर्मेट है। क्यू टैग के लिए मैं एक बार पहले डेफिनेशन डाल देता हूँ। क्यू टैग, हेलो, दिस इज न्यू, आप मेरा इज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कोड्स दिखता है, जैसे कि हम लोग कोई भी हेडिंग या कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं ना, तो वो सिंबल्स ये ऑटोमेटिक हमें प्रोवाइड करा देता है क्यू टैग, ओके। इसमें कोई लॉजिक या कुछ समझने वाली चीज़ नहीं थी, ये सिंपल जो हम लोग लिखते हैं अपनी कॉपी में, ये वही चीज़ है। अगला देखते हैं क्या है, ABBR टैग है, ठीक है, इन दोनों को हटाते हैं अभी, और ABBR टैग देखते हैं। जैसे कि ये P टैग हो गया, HTML इज गुड, और HTML मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए, HTML, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट पे दिख रहा है कि HTML इज़ गुड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि HTML इज़ गुड। जो CS के स्टूडेंट है उनको तो पता होगा कि ये HTML का फुल फॉर्म क्या है, और भी बाकी लोग को भी पता होगा, बट इन केस किसी इंसान को नहीं पता कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो उसको तो कन्फ्यूज़न होगी, या यहाँ पर WHO लिखा हो कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, इन टेक्स्ट को ABBR टैग के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने ओपन किया और यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर टाइटल एक प्रॉपर्टी होती है या एक एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, ताकि जब भी उसके ऊपर कोई होवर करे
तो उसको उसका फुल फॉर्म दिख जाए। जैसे कि HTML के ऊपर मैंने होवर किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे इसका फुल फॉर्म दिखने लग गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे ये डॉटेड बता देता है कि हाँ इसका फुल फॉर्म आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ABBR टैग क्या काम करता है कि जो भी कंटेंट है, जो भी आपने कोई कीवर्ड लिखा हुआ है या किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग फुल फॉर्म बता सकते हैं अपने ABBR टैग की मदद से। ठीक है, जस्ट आपको अपने ABBR टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करना होता है टाइटल, उसके अंदर आप अपना फुल फॉर्म बता सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसे यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको सपोज़ यहाँ पर 3 ही कैरेक्टर लिखने हैं, आपको बोला गया कि कोड में बस 3 ही कैरेक्टर लिखो या 3 ही वर्ड्स का यूज़ करो, तो ऐसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही 4 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, अपना डायरेक्ट HTML लिख दिया। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। अब इसका फुल फॉर्म भी बताना है, तो हमने क्या कर लिया, ABBR टैग का यूज़ कर लिया ताकि इसका फुल फॉर्म भी दिख गया और हमारा शॉर्ट फॉर्म भी आ गया और हमारा सिनेरियो भी पूरा हो गया कि 3 वर्ड में हमें लिखना था। ओके, इसको भी हटाते हैं अब। अगला देखते हैं एड्रेस टैग। एड्रेस टैग भी नॉर्मली होता है, लाइक नॉर्मल हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल कर देता है ये, बट इसका यूज़ क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, नेम कोलन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एड्रेस टैग में क्या हो रहा है, मेरा जो नेम है वो थोड़ा स्टाइलिश हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस हम लोग और भी लिख सकते हैं, लाइक क्या हो सकता है, एड्रेस ही हो गया, एड्रेस जो भी हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपना एड्रेस ही लिखते हैं इसके अंदर, एड्रेस टैग के अंदर। और हम लोग यहाँ पर P टैग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर ये इटैलिक ही कर रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर I टैग क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे हैं। I टैग भी तो सेम ही काम करेगा, तो हम लोग I टैग का इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, या I टैग या किसी दूसरे टैग का इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। और हम लोगों के एड्रेस डिफाइन करने से जो अगला डेवलपर आएगा जो कि आपका कोड पढ़ेगा, उसको पता चला कि यहाँ पर एड्रेस टैग इस्तेमाल किया है, मतलब कि यहाँ पर हमने किसी का लोकेशन ही दिया होगा या किसी का एड्रेस की डिटेल ही दी होगी। ठीक है, या जब गूगल भी आया, जब गूगल पे भी कोई यूज़र सपोज़ वासु को सर्च करता है तो एड्रेस टैग में यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर वासु है। अगर यहाँ पर ये मैं P टैग के अंदर होता ना तो गूगल ना रीड कर पाता इसे, बट अभी ये एड्रेस टैग के अंदर है तो हाँ देखिएगा कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो डिटेल दी गई है वही मैच कर रही है जो मेरे यूज़र ने सर्च किया है। तो एक बार को गूगल क्या कर सकता है, हमारी वेबसाइट को रैंक कर सकता है, ऊपर दिखा सकता है। ठीक है, एड्रेस हो गया। अब देखते हैं साइट क्या होता है। साइट बेसिकली इसका डेफिनेशन तो हेडिंग या किसी को टाइटल देने के ही काम में आता है। काम करते हैं, पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ। साइट का मैंने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया, एक बार मैं भी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। इसको रिमूव करते हैं और साइट पे आते हैं। तो साइट क्या काम करता है, साइट बेसिकली किसी चीज़ का टाइटल डिफाइन करता है। ठीक है, इसका कुछ खास काम नहीं है, बट एक टाइटल जैसे कि टाइटल, ओके, EBS एक टाइटल हो गया। यहाँ पे कोई मूवी का नाम लिख लेता हूँ यार, मैं मूवी का नाम कौन सा लिखूँ, ABCD। ठीक है, ये एक मूवी का नाम हो गया मेरा। ठीक है, और यहाँ पर ABCD के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या डिफरेंस हुआ या साइट से क्या फ़र्क पड़ा कि जब भी हम लोग साइट के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं ना तो बेसिकली गूगल को बताता है कि मेरे पास ये टॉपिक है या ये जो टाइटल आपके यूज़र ने सर्च किया है। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आप मूवी के अंदर कोई सीन थोड़ा ना लिखोगे, आप तो डायरेक्ट उसका टाइटल लिखोगे ना, लाइक ABCD आपने लिख दिया
तो ABCD से रिलेटेड जो भी आउटपुट होंगे वही गूगल आपको दिखाएगा। तो साइट के अंदर जब भी हम लोग अपने टाइटल का नाम लिखते हैं, किसी सॉन्ग के टाइटल का नाम या किसी मूवी के टाइटल का नाम या किसी पोएम के टाइटल का नाम, तो वो चीज़ गूगल को दिख जाती है। गूगल समझता है कि हाँ आपकी वेबसाइट में ये टाइटल प्रेजेंट है, तो मैं आपका वेबसाइट ऊपर दिखा सकता हूँ, ठीक है। वरना इसने क्या किया है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा कर्सिव में कर दिया है, थोड़ा सा इटैलिक में कर दिया। तो इटैलिक आप किससे कर सकते हैं, EM से भी कर सकते हैं और आई टैग से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, साइड टैग का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट कम करता हूँ और इसको भी इधर ले आता हूँ। आप एक एक करके अनकमेंट कर लीजिएगा और उसको रन करके देख लीजिएगा। अनकमेंट भी क्या करना है, बस डायरेक्ट यहाँ से कट करना है, यहाँ पेस्ट करना है और सेव करके देख लेना, आउटपुट आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब वीडियो टैग बेसिकली हमारे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है। इसको हटाते हैं और लिखते हैं वीडियो, RTL मतलब कि राइट टू लेफ्ट, RTL हेलो। तो बेसिकली अब ये मेरा जो हेलो है ये उल्टा आ रहा है, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये उल्टा आ रहा है। HELLO ये मेरा लेफ्ट टू राइट। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। RTL LTR एक्चुअली लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अभी मेरा हेलो सही आ रहा है क्योंकि मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि आपका किसी कंटेंट का या किसी डेटा का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आप उसे RTL भी कर सकते हैं। तो RTL में या रिवर्स हो जाएगा। ये थोड़े से कंटेंट में तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट ले लेते हैं। lorem 100। तो ये देखिए ये सारा का सारा कंटेंट क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। इससे आप कोई गेम या कभी गेम बनाएंगे तो इससे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। LTR बेसिकली नॉर्मल रहने देते हैं हम लोग, ओके। तो कोर्स में बस इतने ही हमारे पास टैग होते हैं। कमेंट देख लेते हैं, कमेंट क्या होता है। अभी बेसिकली मैं इतने समय से कमेंट का ही यूज़ कर रहा था। कमेंट बेसिकली हमारा एक ऐसा सिंटेक्स होता है जो कि हमारे कोड को रीड नहीं करने देता है। लाइक अभी ये मेरा जो कोड है ये ब्राउज़र रीड कर रहा है, मतलब कि मेरा एडिटर भी रीड कर रहा है और मेरा ब्राउज़र भी रीड कर रहा है। बट जैसे मैं इसे कमेंट कर दूंगा, कमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, ग्रेटर देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल फॉरवर्ड हाइफन स्लैश में बोलने वाला था एंड डबल हाइफन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे कमेंट कर दिया तो मेरा ब्राउज़र इसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो कमेंट क्या काम करता है, ये बेसिकली हमारे कोड को हाइड कर देता है या हमारे ब्राउज़र को या हमारे HTML को ये बोलता है कि आपको इस लाइन को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे स्किप कर दो। यहाँ पर हम लोग कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने बेसिकली इस कोड में क्या लिखा, क्या किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डिव का इस्तेमाल किया है, डिव के अंदर एक और डिव का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। यहाँ पे हो सकता है ये मेरा कोई कोड हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमेंट लिख दूँगा यूजिंग नेस्टेड डिव। तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया है कि मैं जो इस कोड में क्या कर रहा हूँ कि एक नेस्टेड डिव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगला डेवलपर जब भी आएगा ना आपके कोड में तो उसको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है। आपको खुद को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस कमेंट की मदद से, ठीक है। कमेंट बेसिकली क्या होता है, इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको पहले उधर ले चला जाता हूँ। कमेंट बेसिकली आपके कोड को हाइड कर देता है ताकि जो HTML है वो आपके कोड को रीड ना कर सकें, ठीक है। ऐसा कोड या ऐसा टेक्स्ट जो कि रीड नहीं होता है HTML के थ्रू, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग कमेंट। ओके, कलर्स कलर्स का एग्जांपल वैसे तो मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, बट हाँ यहीं पे एक बार दिखा देता हूँ। H1 टैग हेलो कलर में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है स्टाइल कलर, यहाँ पर
वॉयलेट, VOILET वॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो हेडिंग था उसका कलर चेंज हो गया है, वो वायलेट कलर में आ गया है, ठीक है। कलर बेसिकली हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं और मैं आपको कलर एस्टिमेट में नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए कलर के अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये हम अपने CSS वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, क्योंकि एस्टिमेट में इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब CSS भी हम लोग अपने उसी CSS वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ज़रूरत नहीं है भी समझने की। इसको लिंक समझ सकते हैं हम लोग क्या होता है। लिंक, इमेजेस एंड फेवाइकन, हाँ ये 3 टॉपिक हैं जो कि अभी हमें समझना चाहिए। तो चलिए समझते हैं लिंक क्या होता है। यहाँ पर आता हूँ, आप ये देखिए अभी मैं अपने होम पेज पे हूँ, ठीक है। बट जैसे मैंने फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक किया तो अब देख रहे हैं कि मैं एक दूसरे वेबसाइट पे आ गया हूँ, मैं कि मेरे पास अब दूसरा कुछ कंटेंट आ गया है, मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ। बैकएंड पे क्लिक करते ही मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ या दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने पे भी, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वेबसाइट का क्या हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, चलिए वो समझते हैं। लिंक मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, जैसे कि ये जो मेरा रिएक्ट लिखा हुआ है ये एक लिंक है, गिटहब लिखा हुआ है ये एक लिंक है, क्योंकि हमारे ब्राउज़र ने सेव किया है या हमने नहीं किया है, ब्राउज़र ने भी इसके लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं कहाँ पहुँच गया, गिटहब के पेज पे पहुँच गया, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग भी एक लिंक बना लेते हैं। लिंक बनाने के लिए हमें ए टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। ए टैग के अंदर मैंने लिख दिया। अब ए टैग के अंदर हमें बताना होता है कि हम कौन से टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई क्लिक मी के ऊपर क्लिक करे तो कुछ वो कहीं पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एकदम ये लिंक की तरह बन गया। अब मैं जैसे ही मैंने क्लिक मी के ऊपर क्लिक किया तो मेरा पेज रीलोड हो रहा है। अभी हमने इसे बताया तो है नहीं कि कहाँ जाना है, तो ये कहीं गया नहीं। तो मैं अब बोल देता हूँ ये चला जाए मेरा HTTPS google.com। मैं चाहता हूँ कि तुम गूगल पे चले जाओ। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये गूगल पे चला जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ये गूगल पे चला गया, ठीक है। तो अब वापस से थोड़ा समझ लेते हैं। ए टैग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। लिंक क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकें, ठीक है। ये जो हम लोग ए टैग के बीच में लिखते हैं वो हमारा लिंक होता है, वो हमें दिखता है। ये जैसे कि ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा लिंक है, ठीक है। और कहाँ पर जाना है हमें, हम करंट पेज पे तो हैं बट हमें अब इसके ऊपर क्लिक करने पे कहाँ जाना है, तो वो हमें href टैग के अंदर बताना होता है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि तुम गूगल के वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। हम लोग इसका और आगे यूज़ करेंगे ताकि हम लोग लोकली बता सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाओ हमारे ही वेबसाइट के अंदर। बट अभी थोड़ा सा ईजी और समझने के लिए हम लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूट्यूब, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यूट्यूब के वेबसाइट पर पहुँचा देगा, ठीक है। या जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर भी करूँगा ना तो ये देखिए एकदम लास्ट में नीचे लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट का वो URL आ जाता है कि इसके ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे लिंक टैग का काम, मतलब कि HREF का काम, HREF का ए टैग का काम बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंटेंट लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम लोग बता सकें हम लोग किस चीज़ को एक लिंक बना रहे हैं, मतलब कि ये जो लिंक है वो मुझे कहाँ पहुँचाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब, तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यूट्यूब के ऊपर पहुँचाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया गूगल और मैंने यहाँ पर लोकेशन भी दे दिया गूगल का, तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पे पहुँचाएगा, जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यूट्यूब पे पहुँचाएगा। तो ए टैग के बीच में कंटेंट लिखने का ये
हमारा मेन लॉजिक या मोटो होता है, ताकि हम लोग अपने यूज़र को बता सकें कि आप कौन से पेज पे जाएंगे या कहाँ पर जाएंगे हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करने पे, ठीक है। तो गूगल का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गूगल पे पहुँचेंगे। उसी तरीके से मेरी वेबसाइट पे ही देखते ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रंट एंड, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप फ्रंट एंड वाले पन्ने पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपको किसकी मिलेगी, फ्रंट एंड की मिलेगी, ठीक है। एक बार आप इसी का ट्राई कर लीजिएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ EBS। आप लोग क्या करिएगा कि EBS के अलग अलग पेजेस को यहाँ पर ओपन करके देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं EBS को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा EBS ओपन हो गया, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, एक बार फ्रंट एंड लाइक यहाँ पर और बना लीजिएगा EBS के आगे एक फ्रंट एंड, EBS फ्रंट एंड। जब भी EBS फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचने चाहिए, ओके। ये रहा बैकएंड पे बैकएंड का, ठीक है। उस तरीके से आप थोड़ा और इसमें अच्छे बन सकते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट, अरे थोड़ा सा डाउन हो जाओ यार। अब मुझे इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी भी देना था, लाइक हम लोग इस फॉर्मेट को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं वो लास्ट में दे दूंगा, मैं स्टार्टिंग में देना भूल गया था, कोई बात नहीं। ब्रीफ का एक अच्छी सी समरी दे दूंगा जो कि समझा दें। इमेज टैग, अब आपने देखा होगा कि मैंने अपनी ही वेबसाइट में यहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में इमेजेस दिखे, ताकि वो दिखने में थोड़ी अच्छी लगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट में इमेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज का यूज़ करने के लिए हमें सिंपली IMG टैग का यूज़ करना होता है, इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMG, ठीक है। बस ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब कि इसका कोई इसके इमेज टैग के अंदर हम कोई कंटेंट थोड़ा ना लिखेंगे, इमेज में तो हमें बस अपना इमेज शो कराना है ना, तो यहाँ पर बस हमारा ये खुद खुलता है, खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहाँ पर ये ओपन हुआ और अपने आप में ही ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑल्ट, ठीक है। सपोज़ आपने जो अपने मतलब कि सोर्स में आप ये बताते हैं कि आपकी इमेज कहाँ से दिखेगी, अगर आपने अपने कहीं फाइल में कोई इमेज रखी हुई है तब यहाँ से दिख जाएगी, या गूगल से आपको कोई इमेज अच्छी लगी है, जैसे कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ले आता हूँ, किरीतो इमेज, किरीतो वॉलपेपर, इसी का ही उठा लेता हूँ इमेजेस, ये ज़्यादा चला रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैंने अपने इमेज का सोर्स यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। काम करते हैं, थोड़ा सा ये लोड हो जाए फिर इसको करते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ था, गूगल उसको अभी तक URL दे रहा होगा, इस वजह से वो हम लोगों को इतना लंबा URL मिला, अभी भी नहीं हुआ ये। ओके, काफ़ी बड़ी इमेज है, काम करते हैं हम लोग इस इमेज पे चलते हैं। इस इमेज की भी साइज़ वैसे तो बड़ी है, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी छोटी इमेज है, नेट स्लो चल रहा क्या, ठीक है, ये थोड़ी छोटी इमेज थी। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, मेरा इमेज देखने को मिल रहा है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैंने अपने इमेज टैग के अंदर क्या किया है, एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि मैंने बता दिया कि मेरा जो इमेज है वो इस लोकेशन से तुम उठा लो, ठीक है। हम लोग अपने लोकल फाइल में भी इमेज रखना सीखेंगे, बट गूगल से कैसे इमेज लगा निकालते हैं वो हमने देखा भी, कि हम लोग गूगल पर जाएंगे, किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करने पर कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उस जो भी सोर्स हमारे पास आया होगा उसे हम लोग सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसके कोड्स के अंदर, जैसे कि वो पहले ऐसा आ रहा था अब ऐसा आ रहा है, ठीक है।
तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब सपोज़ कि मेरा यूआरएल गलत है यहाँ पर, अब मेरा यूआरएल गलत है तो क्या हो रहा है कि अभी भी ये गलत नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 0 की जगह 1 करते हैं, इमेज का यूआरएल गलत करते हैं किसी तरीके से, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे इमेज का यूआरएल गलत हो गया, तो मुझे अब मेरी इमेज नहीं दिख रही है, बट एक्चुअल में तो मैंने यहाँ पर अपना इमेज टैग का यूज़ किया हुआ है ना। अब मेरा यूआरएल गलत हो गया या ये इमेज कहीं गूगल से डिलीट कर दी गई है, तो मेरा इमेज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा इमेज टैग था बट अब दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा कि किरीतो इमेज। मैं कि जब मेरा इमेज नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे ऑल्टरनेटिव में, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है उसके बदले, अब मेरे इमेज के बदले क्या दिख रहा है, एक मैसेज दिखा रहा है, ठीक है, इमेज के सिंबल के साथ, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर एक किरीतो की इमेज है। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपका इंटरनेट स्लो चल रहा हो तो आपने ऐसा सिंबल देखा होगा। ठीक है, बाकी अभी आपका जो इमेज है वो लोड हो रहा है, अभी लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मैसेज दिखा सकते हैं, मतलब कि उस फोटो के बदले एक मैसेज दिखा सकते हैं कि हाँ आपका ये जो इमेज है किस बेसिस पे, किस बारे में है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो इस इमेज में मैं अपने किरीतो का इमेज दिखाना चाहता हूँ, किरीतो एक कैरेक्टर है एनिमे का, मैं उसका इमेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे इसे लिख के रख दिया, इसे लिख के तो हमेशा रखना ही है, किरीतो इमेज। ठीक है, सपोज अब आपका यूआरएल ठीक हो गया है, जब यूआरएल ठीक हो गया है तो क्या होगा, आपका इमेज दिखेगा। ये तो ऑल्टरनेटिव है ना, ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव, जब ये नहीं चलेगा तब जाके ये ऑल्ट वाला काम करेगा, बट जब ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव, अगर आपका इमेज नहीं दिख रहा है तब जाके मैं दिखूंगा, मतलब ये किरीतो इमेज जो भी इसका मैसेज है वो आपको दिखेगा ब्राउज़र पर। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं फैब आइकन को। फैब आइकन में क्या है, फैब आइकन ओके, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने पूरे HTML के टैग्स को, या जो भी मैंने अभी तक इस्तेमाल किया है, तब जाके मैं फैब आइकन को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि फैब आइकन हम लोग को बेसिकली हेडिंग में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, डॉक टाइप HTML क्या करता है, ये हमारे HTML का वर्जन बताता है कि हम कौन से HTML को यूज़ कर रहे हैं। किसे बताता है, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जो आपका यूज़र है वो, या ये जो आपकी वेबसाइट है वो कौन सी HTML का वर्जन यूज़ कर रही है। ठीक है, उसके बाद HTML ये एक रैपर हो गया है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, मतलब कि हमें एक रैपर चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हम लोग पूरा पूरा कंटेंट लिख सकें, अपना कोड लिख सकें। ठीक है, तो ये जैसे एक रैपर है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है हेडिंग और बॉडी, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी में अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो चीज़ हमें ब्राउज़र पर दिखती है वही चीज़ हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग ने ये नहीं देखो कि हमने हेड टैग के अंदर कोई कोड लिखा हुआ है, या हेड टैग के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे ब्राउज़र पर दिख रहा हो। ठीक है, जो भी हमने अपने बॉडी के अंदर लिख के रखा हुआ है वही हमें हमारे ब्राउज़र पर दिखता था। ठीक है, तो आप लोगों को बॉडी तो समझ आ गया होगा, जो भी आप बॉडी में लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पर दिखेगा। हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं, अब सपोज आपको बाहर से कोई फाइल, बाहर से कोई डेटा कुछ भी बुलाना हो, ठीक है, बाहर से कोई फ़ोटोज़ बुलानी हो, या किसी लाइक आप इस टॉपिक वाले फाइल को ही इस लेसन वाले फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। मतलब कि आप हेड टैग के अंदर किसी भी दो फाइल को, किसी भी अलग अलग लैंग्वेज को जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग CSS की जो लैंग्वेज है, या जो CSS का स्टाइल सीट है, उसको हम लोग इसे जोड़ सकते हैं अपने HTML के फाइल के साथ। ठीक है, बेसिकली हेड टैग बाहर की फाइल को जोड़ने के काम आता है, सिंपल से ये काम होता है। और बॉडी क्या करता है, हमें हमारा कंटेंट दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा है, मेटा कैरेक्टर सेट UTF, मतलब कि UTF एक हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है, या सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब कि ABCD, इसी तरीके से बहुत सारे स्माइली इमोजीज, ये सब एक कैरेक्टर होते हैं जो कि UTF-8 के अंदर
स्टोर्ड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने ब्राउज़र को, हम लोग UTF-8 के कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो मेटा टैग है HTTP equiv, ये बेसिकली हमें बताता है कि हम लोग अपना जो लेटेस्ट, ये जो हम लोग अपना एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग अपना HTML का कोड लिख रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन का है, ठीक है। बेसिकली अभी से यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो VS कोड खुद ब खुद देता है, तो हम लोग लिखे रहने देते हैं, वरना इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है व्यू पोर्ट, तो सिंपली हम लोग जो अपने ब्राउज़र को बोल देते हैं कि जो हमारे वेबसाइट की विद है उसको 100% रखो, ना कि जितना तुमको दिख रहा है ना, जितना तुम्हारे पास विद है उतना रखे रहने दो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों भी खैर इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ बेसिकली हम लोग लिख देते हैं। उसका टाइटल ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, EBS अर्न बाय स्किल, और मेरी वेबसाइट का नाम क्या है इस समय, डॉक्यूमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए, HTML ट्यूटोरियल आ जाए, या जस्ट HTML आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए मेरा जो वेबसाइट है, अब इसका टाइटल चेंज हो गया है। तो टाइटल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट की टाइटल को चेंज करते हैं, ठीक है। अब 5 आइकन देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर दिख रहा है EBS मेरे टाइटल के बगल में, वो होता है मेरा 5 आइकन, ठीक है। तो 5 आइकन हम लोग कैसे देते हैं, लिंक टैग की मदद से। लिंक के अंदर लिख देते हैं अपना रिलेशन 5 आइकन, ठीक है। href में अपने इमेज का लोकेशन बता देते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आ गया मेरा 5 आइकन में इमेज का लोकेशन। ओके, इसमें अभी ये नहीं आया, हो सकता है मेरा स्पेलिंग गलत हो। अच्छा जस्ट आइकन लिखते हैं, 5 आइकन नहीं लिखते हैं, चलेगा, रिलेशन आइकन, ठीक है। तो आप देखिए अब मेरा जो वेबसाइट है इसमें अब मेरे पास भी एक इमेज आ गई है। ये जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसकी वजह से ये थोड़ी फट रही है। हम लोग गूगल से 5 आइकन जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है 5 आइकन जनरेटर, आप यहाँ पर जाइए, इसको ओपन करिए, इसके अंदर आप कोई भी अपनी इमेज डाल दीजिए, ये आपको उस साइज़ का 5 आइकन बना के दे देगा। लाइक यहाँ से आपको फ़ाइल चूज़ करनी है, मेरे पास अभी कोई फ़ाइल नहीं है, बस वीडियोज़ ही रखी हुई हैं। तो ये आपको एक फ़ोल्डर दे देगा, उस फोल्डर में आपके पास अलग अलग साइज़ के फ़ोटोज़ होंगे। सिंपली आप क्या करिएगा, उसमें से कोई भी फ़ोटो निकाल के यहाँ पर लगा दीजिएगा, कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका काम करने लग जाएगा। खैर काम तो ये भी कर रहा है, तुम्हारा 5 आइकन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ओके, और हाँ एक इमेज मैंने आपको क्या किया है, अभी तक बस गूगल से लेना सिखाया है। लाइक मैंने यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ किया हुआ था और गूगल से मैंने ये URL उठा लिया था। अब सपोज़ ये जो इमेज है वो आपके पास आपके फोल्डर में ही रखा हुआ है, इसी फाइल में रखा हुआ है। तो पहले तो मैं इस फोल्डर में एक इमेज को लेके आ जाता हूँ, फाइंडर में देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज है क्या, कमांड C, हाँ मेरे पास एक इमेज थी डॉक्यूमेंट के अंदर। HTML कहाँ है, ये रहा HTML, यहाँ पर मैंने अपने इमेज को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर एक इमेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं अपने ब्राउज़र पर दिखाऊँ। तो हमने यहाँ पर जो देख लिया एक इमेज टैग के साथ कि हम लोग कैसे गूगल की URL के साथ दिखा सकते हैं, किरीतो लैपटॉप, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप का URL होगा, मैं कि ये मेरे लैपटॉप का इमेज होगा। तो इमेज हम लोग कैसे देते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ./untitled.jpg PNG। तो यहाँ पर मैंने बस अपनी इमेज का नाम लिखा और .png लिख दिया, ठीक है। ये डॉट/ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि खैर ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसे हमें समझना पड़ेगा, वरना हम फाइल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को आप आपस में जोड़ नहीं पाएंगे अगर आप इस .// का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। कई बार ये हमारा ऐसा भी होता है, ये अलग अलग फाइल्स को जोड़ने का काम आता है। तो अभी तो बेसिकली मेरा सब कुछ एक ही फाइल में था, तो मैंने क्या कर दिया, untitled.png का यूज़ कर लिया। देखिए मैंने एक HTML का मेरा फोल्डर था, उसी के अंदर मेरे पास इमेज भी है और मेरा HTML का फाइल भी है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ./untitled.png। तो आप भी सब कुछ एक फोल्डर में ही स्टार्टिंग में भी रख लीजिएगा समझने के लिए कि हाँ हम लोग नॉर्मल इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो मेरा इमेज था वो भी आ गया है, ठीक है। ये मेरा ब्राउज़र का इमेज है ऊपर वाला किरीटो का, और नीचे मेरा लैपटॉप का इमेज है, ठीक है। ऊपर ये जो मैंने किरीटो का इमेज है वो गूगल से निकाला, और नीचे वाला मेरे फाइल में ही रखा हुआ है लोकली, ठीक है। इसका मैं हाइट दे देता हूँ ज़रा 300, अब थोड़ा ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोकली अपने इमेज का यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाता हूँ और इमेज मैंने कहाँ यूज़ किया था, यहाँ यूज़ किया था, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को ये कोड प्रोवाइड करा दूंगा, लाइक अगर आप लोगों को इसे समझना हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, या आप लोगों को जल्दी जल्दी कोड लिखना हो तो आप लोग जैसे इसे कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। लाइक कट यहाँ से किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर लिया। क्या ये सारा कोड आपको खुद भी लिखना पड़ेगा समझने के लिए, बट इन केस आपको कोई डाउट आ रहा है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।